सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो, वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं, बट लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही टॉपिक आएगा, जिसे आज हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशंस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक नेशन से दूसरे नेशंस के बीच में गुड्स का, कैपिटल्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजीज का, आइडियाज का और लोगों का मूवमेंट करना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इंटर कनेक्शन ऑफ नेशंस रेफर्स टू द ग्लोबलाइजेशन। मतलब अलग अलग नेशंस का आपस में जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज की बात करें यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो आज के समय में हम काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं अलग अलग नेशंस के साथ। आप देखते हो कि हम आज के समय में कितनी जल्दी लेते हैं एक नेशन से दूसरे नेशन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफ़ी इमर्ज है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहले के टाइम पर, यानी कि आज से कई साल पहले ग्लोबलाइजेशन कैसा था। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से पहले यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन कैसा था। लोग कैसे ट्रैवल करते थे, क्यों ट्रैवल करते थे, ट्रेड कैसे होता था, आइए जानते हैं। टॉपिक है हमारा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। दोस्तों, अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हाल ही के कुछ सालों में इमर्ज हुआ है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस हमें काफ़ी पुराने टाइम से देखने को मिल रही है। एंशियंट टाइम में भी कई सारे लोग जैसे कि ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स ये काफ़ी लंबी लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट्स के लिए और टू एस्केप परसिक्यूशन, मतलब अत्याचार से बचने के लिए। तो क्या ये लोग केवल ट्रैवल करते थे? नहीं, बल्कि ये अपने साथ साथ कई सारी चीज़ें ले जाते थे, जैसे गुड्स, स्किल्स, मनी, इन्वेंशंस, जहाँ तक कि ये अपने साथ जम्स एंड डिसीजेस भी ले जाते थे। आज के समय में हमें ऐसे कई सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि पहले के टाइम पर भी लोग ट्रेड किया करते थे। जैसे कि मालदीव्स के समुद्रों में जो कौड़ियाँ पाई जाती थी, इनका उस समय पर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड करने के लिए। तो ये कौड़ियाँ हमें आज चाइना और ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिली हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन कौड़ियों की मदद से इन जगहों पर ट्रेड हुआ होगा। इसी तरीके से अगर आप इस स्टोन को देखोगे, ये 10th सेंचुरी का एक मेमोरियल स्टोन है जो कि गोवा के एक म्यूजियम से लिया गया है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पानी का एक जहाज दिखाई देगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि उस समय पर भी ओशियनिक ट्रेड हुआ करता था। तो इस तरह के हमें कई सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि एंशिएंट टाइम के ट्रेड लिंक को दिखाते हैं। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। दोस्तों, प्री मॉडर्न ट्रेड का ही एक बढ़िया एग्जांपल है सिल्क रूट्स। सिल्क रूट्स यानी कि उस समय पर कई सारे रास्ते हुआ करते थे जिन्हें सिल्क रूट्स बोला जाता था। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, कई रास्ते जमीन से होकर जाते थे तो कई रास्ते समुद्र से होकर जाते थे। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में जरूर उठता होगा कि आखिर इन रूट्स का नाम सिल्क रूट्स क्यों पड़ा, इनको सिल्क रूट्स क्यों बोला जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन रूट्स के जरिए चाइनीज सिल्क कार्गोस काफी ज्यादा ट्रेवल करते थे, इसलिए इनको सिल्क रूट्स बोला जाने लगा। सिल्क रूट्स एशिया के कई रीजन्स को आपस में जोड़ता है और एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साथ भी जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सिल्क रूट्स का एग्जिस्टेंस क्रिश्चियन ईरा से भी पहले से था और इनका एग्जिस्टेंस 15th सेंचुरी तक रहता है। अब हम ये जानते हैं कि इन सिल्क रूट्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें ट्रैवल करती थी। तो जैसे चाइनीज पोट्री, चाइनीज सिल्क, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन स्पाइसेस, ये सब चीज़ें ट्रैवल करती थी एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट्स में, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में, और फिर इनके बदले यूरोपियन मार्केट से एशियन मार्केट्स में आता था खूब सारा गोल्ड एंड सिल्वर। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन रूट्स का इस्तेमाल केवल ट्रेड के लिए होता था, बल्कि इनका इस्तेमाल कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क, इन सब के द्वारा भी किया जाता था। ये लोग भी ट्रेवल करते थे इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू। अब क्यों ट्रेवल करते थे? तो ये ट्रेवल करते थे दो चीज़ों के लिए। पहली, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, मतलब आत्म शांति के लिए,
और दूसरा अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म जो था उसकी शुरुआत हमें पता है ईस्टर्न इंडिया से हुई थी, लेकिन सिल्क रूट की वजह से ये बुद्धिज्म कई रीजन्स में जाकर फैल गया था। यानी कि इन सिल्क रूट्स के जरिए ना केवल ट्रेड होता था बल्कि कल्चरल लिंक भी डेवलप होता था। फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब दोस्तों आप जरा सोच के देखो कि अगर ये लोग काफ़ी लंबी लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे तो वो अपने साथ फूड और फूड आइडियाज़ भी ले जाते होंगे। और तो और कई ट्रैवलर्स जब अलग अलग देशों में जाते होंगे तो वो कई नई नई फसलों के बीज भी ले जाते होंगे, क्योंकि बिना खाने के थोड़ी वो ट्रैवल करते होंगे। तो इस तरीके से कई सारे फूड और फूड क्रॉप्स एक जगह से दूसरी जगहों पर भी ट्रैवल करती थी। फॉर एग्जाम्पल जो आज हम नूडल्स खाते हैं वो एक्चुअल में चाइना से ओरिजिनेट हुए थे, मतलब चाइना से आए थे। और जब ये नूडल्स वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो इन्हें एक नए नाम से जाना गया जिन्हें बोला गया स्पैगेटी। सिमिलरली आज हम जो पास्ता खाते हैं वो एक्चुअल में अरब कंट्री से ओरिजिनेट हुए थे, और हो सकता है कि इन्हीं अरब लोगों ने ट्रैवल करते हुए पास्ता को कई जगहों पर पहुंचाया होगा। जैसे कि 5th सेंचुरी में कई अरब लोग सिसिली आए थे जो कि आज इटली में है। तो इस बात की काफी संभावना है कि इटली में भी पास्ता इन्हीं अरब लोगों के द्वारा लाया गया होगा। इसी तरीके से इंडिया और जापान जैसे देशों में भी इस तरह के कई सारे फूड्स खाए जाते हैं। तो इस बात से ये कहा जा सकता है कि उस समय पर ट्रैवलर्स आए होंगे जिन्होंने इन फूड्स को हमारे देशों में भी इंट्रोड्यूस किया होगा। इनफैक्ट आज के टाइम पर जो हम कॉमन फूड खाते हैं जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, इन सब फूड्स के बारे में भी हमें पहले नहीं पता था और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज को पता था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन फूड्स के बारे में पता कैसे चला था। तो देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के एक फेमस एक्सप्लोरर थे। तो इन्होंने क्या किया था, 15th सेंचुरी में एक्सीडेंटली एक बड़े से कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लिया था, और वो कॉन्टिनेंट था अमेरिका। तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो इन क्रॉप्स के बारे में यूरोप को भी पता चला और एशिया को भी पता चला। अब मैं आपको यूरोप का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। यूरोप में जब नया नया आलू इंट्रोड्यूस हुआ था तो यूरोप के लोग आलू के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि वो मेनली आलू की क्रॉप उगाते थे और कोई भी क्रॉप पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आलू के आने के बाद यूरोपियन को एक अच्छा फूड मिल गया था जिसकी मदद से वो लंबा जी सकते थे। पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी आलू की वजह से कई लाखों लोगों की जानें गई थी। यूरोप में एक आयरलैंड करके एक आइलैंड था जो कि आज भी है। वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो केवल आलू की फसल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। तो मिड 1840s में क्या होता है, एक बीमारी के चलते सारी आलू की फसलें खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, जिस वजह से आयरलैंड में लगभग 10 लाख लोग स्टारवेशन यानी कि भूखमरी से मर गए थे। इसी को बोला गया था द ग्रेट आयरिश फेमाइन। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। 16th सेंचुरी तक आते आते जो वर्ल्ड था वो श्रैंक होने लगा था। श्रैंक होने का मतलब ये है कि नए नए सी रूट्स डिस्कवर कर लिए गए थे, जिसकी वजह से आपस में कनेक्टिविटी बेहतर हो गई थी। जैसे कि आप इस मैप पर देखो, कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन सेलर्स जो थे उन्होंने एशिया तक आने का ओशियन रूट डिस्कवर कर लिया था और उन्होंने वेस्टर्न ओशियन को पार करके अमेरिका के लिए भी एक सी रूट डिस्कवर कर लिया था। मतलब अब यूरोपियंस एशिया से भी कनेक्टेड थे और अमेरिका से भी कनेक्टेड थे, इसलिए ट्रेड करना आसान हो गया था। दोस्तों उस समय पर यानी कि 16th सेंचुरी में जो अमेरिका था वो काफ़ी रिच था। वहाँ पर काफ़ी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी क्रॉप्स की और मिनरल्स की। आज के जो पेरू और मैक्सिको हैं वहाँ पर काफ़ी रिच अमाउंट में सिल्वर पाया जाता था। तो यूरोपियंस क्या करते थे, यहाँ से मिनरल्स ले जाते थे अपने साथ। इससे यूरोप की वेल्थ बढ़ रही थी और इसका इस्तेमाल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए करते थे। धीरे धीरे यूरोप में एक बात काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी कि यूरोप में एक सिटी है एल डोराडो नाम की, जो कि पूरी सोने की है। तो इस तरीके की बात जब फैल रही थी तो यूरोपियंस को लगा कि क्यों ना अमेरिका को ही कॉन्कर कर लिया जाए। तो मिड 16th सेंचुरी में जो पोर्टुगीज और स्पेनिश कॉन्करर थे वो अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और जो अमेरिका था वो आसानी से पोर्टुगीज एंड स्पेनिश लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। अब आप लोग कहोगे कि इतनी आसानी से कॉन्कर कर लिया? हाँ, क्योंकि अमेरिका को कॉलोनाइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, चलिए समझाता हूँ। तो जो ये पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग आए थे तो इन लोगों ने ना ही मिलिट्री का यूज़ किया था और ना ही मिलिट्री वेपन्स का यूज़ किया था, बल्कि इन लोगों ने यूज़ किया था जर्म्स एंड डिसीजेस का। ये लोग अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर आए थे
जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो आपको पता है कि अमेरिका बाहरी दुनिया से काफ़ी लंबे समय से दूर था, मतलब आइसोलेशन में था, इसलिए वहाँ के रह रहे लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था। तो जब अमेरिकन लोग इनके कांटेक्ट में आए तो अकेली स्मॉल पॉक्स डिसीज़ ही अमेरिकन लोगों के लिए काफ़ी डेडली साबित हुई, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैल गई थी, जिससे कई सारे लोग ऐसे ही मर गए थे। तो इस तरीके से पोर्टुगीज एंड स्पेनिश लोगों ने आसानी से कॉन्कर कर लिया अमेरिका को, मतलब अमेरिका अब यूरोप के कंट्रोल में आ गया था। वहीं अगर हम दूसरी ओर यूरोप की कंडीशन देखें तो उस समय पर यूरोप की खुद की कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिस वजह से 19वीं सेंचुरी में यूरोप कई सारी समस्याओं से सफ़र कर रहा था, जैसे कि डिसीजेस, पॉवर्टी, हंगर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सब देखने को मिल रहा था। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 18वीं सेंचुरी तक इंडिया और चाइना रिचेस्ट कंट्री थी वर्ल्ड के अंदर, और यही कंट्री बल्क ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती थी। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा था और यूरोप जो है वो बल्क ट्रेड का सेंटर बन जाता है। अब आप लोग कहोगे कि इंडिया और चाइना का क्या हुआ, वो भी तो काफ़ी डोमिनेटिंग थे ना बल्क ट्रेड में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाइना था वो आइसोलेशन में चला गया था, मतलब उसने सारे ओवरसीज कॉन्टैक्ट तोड़ दिए थे और वो बल्क ट्रेड से दूर हो गया था। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था, इसलिए यूरोप का इमरजेंस बल्क ट्रेड पर बढ़ गया था। तो यहाँ पर